साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 12 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में 13वां अध्याय देखेंगे, कृषि। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है, और यह है जनगणना 2011 के अनुसार 54.6 यानी आधे से ज्यादा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उसमें आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि या कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में लगी हुई है। वर्ष 2020-21 में देश के जीबीए में इसकी हिस्सेदारी 20.2% है। यानी एग्रीकल्चर में पब्लिक तो ज्यादा है इन्वॉल्व, लेकिन हमारी जो जीबीए है उसमें इसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा नहीं है, मात्र 20.2%। जबकि वर्ष 2021 में 18.8%। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर में हुआ। तो आप ये डेट ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1960, क्योंकि कभी कभी इस तिथि को ही पूछ लेता है, 17 नवंबर 1960 को। और इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में। उस समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस समय उत्तराखंड है। उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यानी प्रारंभ में इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, और वर्तमान में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र और 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, ये ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि का इतिहास, इसके लेखक एम.एस. रंधावा। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और हमें सामान्य जीवन में भी ध्यान होना चाहिए कि अगर हम किसी खाद्यान्न को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसमें जो आर्द्रता की मात्रा है वो 14% होनी चाहिए। अगर आर्द्रता 14% से ज्यादा है और हम खाद्यान्न स्टोर करते हैं, तो हमारा खाद्यान्न सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग का अर्थ है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। यानी एक फसल वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा फसल उगा लो, तो वो हो गया डबल क्रॉपिंग। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना अंतर फसली, इंटर क्रॉपिंग। तो आप देखो डबल क्रॉपिंग क्या है और इंटर क्रॉपिंग क्या है। यानी एक साथ इसमें एक से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। नेक्स्ट है मिश्रित खेती, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से। अब लोग अक्सर मिश्रित खेती समझ के सोचते हैं कई सारी फसलें एक साथ, लेकिन मिश्रित का मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन भी, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके।
और पशुपालन का मतलब ये नहीं कि गाय भैंस पालना, इसमें रेशम पालन भी आता है, इसमें मधुमक्खी पालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है। यानी कृषि के साथ कृषि के अतिरिक्त हम जो काम कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज्यादा है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है जहां का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। तो सिक्किम में 10% से लगभग कम ही भाग है जो कृषि के लिए उपलब्ध है, बाकी सब वहां जंगल है या वन है। तो सिक्किम में वन ज्यादा है, वन भूमि ज्यादा है, कृषि भूमि कम है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत 125 सेंटीमीटर कहाँ? सिक्किम में। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश सर्वाधिक है। यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, और वहीं अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पूछा जाए तो यूपी नहीं है, फिर पंजाब हरियाणा का नंबर आता है। भारत में वर्ष 2018-19 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.28%, वन क्षेत्र 23.40%, अन्य क्षेत्र 31.32%। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले तथा भारत दूसरे स्थान पर है। यानी विश्व में चावल उत्पादन में चाइना का पहला नंबर है, भारत का दूसरा नंबर है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 35.55% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है, और ये आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरकों में कौन सा? एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये 3 है एनपीके। उपयोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो गया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरा, कर्नाटक चौथा और आंध्र प्रदेश 5वां। यानी एनपीके यूज करने में क्रम इनका इस तरह से है। आगे दिया है वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपयोग करने वाले 5 राज्य: पंजाब पहला नंबर, हरियाणा दूसरा नंबर, आंध्रा तीसरा, बिहार चौथा, तेलंगाना 5वां तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी खपत में सर्वाधिक हैं। तो ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक, ओवरऑल में ऊपर वाले थे। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। नेक्स्ट चीज एगमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। एगमार्क कृषि और संबंधित उत्पादों से संबंधित है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। ये केसीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा या लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में
उस सहायक फसल को कहते हैं जिससे खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43%, ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से लेकर 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 84 से 105, ग्वार से 68 से 85, लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होती है। तो यहाँ जो चीजें समझाई गई हैं, ये जो लोग खेती स्वयं कर रहे हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। होता यूं है कि जब हमारा खेत खाली होता है, खाली खेत में गर्मी के मौसम के प्रारंभ के समय उसमें हम कुछ ऐसी फसलें बो दे देते हैं जो धान की रोपाई से पहले कुछ बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद उनकी खेत में ही जुताई कर देते हैं और बरसात आने के बाद पानी वानी भरने से वो खेत में सड़ जाती हैं और सड़ के खाद बनाती हैं। और उस खाद से जो भी जैविक तत्व मिलते हैं वो मिलते ही हैं। मेन चीज नाइट्रोजन की पूर्ति होती है खेत में। तो हमें बाहर से उसमें उर्वरक डालने की जरूरत कम मात्रा में पड़ती है। इसके लिए अधिकांशतः ढैंचा का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया है ढैंचा, सनई, लोबिया, ग्वार और इस तरह से और भी चीजें हैं जो दाल वर्गीय पौधे हैं उनसे भी होता है। यहाँ इन्होंने जो बताया है कि सनई से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिल रही है। तो हमें जो पढ़ना है वो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से कम बल्कि एग्जाम के हिसाब से ज्यादा। एग्जाम के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सनई से प्राप्त होती है, उसके बाद ढैंचा का नंबर आता है। अब सनई ऑप्शन में नहीं होगा तो ढैंचा लग जाएगा। फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है। ध्यान रखिएगा फर्टिगेशन क्या है, जल में उर्वरकों को घोलकर और फिर सिंचाई कर दी। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फर्टिगेशन से हम उन उर्वरकों को ही यूज कर पाएंगे जो जल में घुलनशील होंगे, और जल में घुलनशील कौन से? नाइट्रोजनी उर्वरक और पोटास उर्वरक। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। तो रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस वाले उर्वरक इसके लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेती की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ। शून्य जुताई कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता है। वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण ये सबसे मेन चीज है। भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिंह आधिक्य यानी दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। भारत के योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 बृहत कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश के 127 कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया। 127 याद रख पाना तो मुश्किल है, लेकिन 15 को हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ दिया है क्रम संख्या, जलवायु प्रदेश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो मोटा मोटा ध्यान रखना है। पश्चिमी हिमालय श्रेणी में क्या क्या आ गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वी हिमालय श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। निचले गंगा मैदान में पश्चिमी बंगाल। मध्य गंगा मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार। ऊपरी गंगा मैदान में उत्तर प्रदेश। गंगा पार मैदान में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब यहाँ आप देखिएगा एक प्रदेश एक से ज्यादा क्षेत्रों में भी है तो फिर प्रदेश बड़ा होता है
और जलवायु प्रदेश के हिसाब से ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है। नेक्स्ट है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दक्षिणी पठार पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान। द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही द्वीप हैं। आगे दिया राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में, ये भी ध्यान रखना, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा। अब ये कौन कौन से हो गए? पारिस्थितिक तंत्र, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। तो शुष्क में कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, पश्चिमी हिमालय, शीत शुष्क और संपूर्ण लद्दाख। अब शीत शुष्क अलग है, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, इनके कुछ भाग हैं। दूसरा है पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप। तीसरा दक्कन का पठार। तो शुष्क पारिस्थितिकी में ये 3 आ गए। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। इसमें चौथे नंबर पे उत्तरी मैदान, इसमें ऊपरी गंगा मैदान। 5वां उत्तरी मैदान, इसमें राजस्थान उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान। 6ठे में उत्तरी मैदान, इसमें मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट है 7वां दक्कन का पठार, इसमें है मालवा पठार, गुजरात का मैदान एवं काठियावाड़ प्रायद्वीप। 8वां दक्कन का पठार, इसमें है मिश्रित लाल एवं काली मृदा। 9वां है दक्कन का पठार, इसमें लाल बलुई मृदा। नेक्स्ट है उपाद्र पारिस्थितिक तंत्र, इसमें 10वां है पूर्वी पठार, इसमें सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन। 11वां है पूर्वी पठार, इसमें बुंदेलखंड उच्च भूमि। 12वां पूर्वी पठार, इसमें लाल एवं लेटेराइट मृदा। 13वां है उत्तरी मैदान, इसमें निचली गंगा मैदान। 14वां है पश्चिमी हिमालय, इसमें जम्मू और कश्मीर, उष्ण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 15वें में है बंगाल बेसिन। नेक्स्ट आर्द्र पराद्र पारिस्थितिक तंत्र, इसमें 16वां असम एवं उत्तरी बंगाल मैदान। 17वां पूर्वी हिमालय। 18वां पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर पहाड़ियां। नेक्स्ट है तटीय पारिस्थितिक तंत्र। अब तटीय पारिस्थितिक तंत्र में देखो 19वां पूर्वी तटीय मैदान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 20वां पश्चिमी घाट, इसमें है तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियां। अगर ये आपको डीप में याद नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं, मेन आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा किधर है, कहाँ है, और जो 15-20 दिए हैं वो आपको संख्या पता होनी चाहिए। आगे प्रश्न है, पहला प्रश्न है स्थायी कृषि यानी परमाकल्चर और पारंपरिक रासायनिक कृषि इनमें से किस तरह भिन्न है, ये बताना है। स्थायी कृषि और पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। 4 नीचे पॉइंट दिए हैं। पहला है स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं। तीसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं। चौथा है मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इन्होंने दिया है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। अब 3 में क्या है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ अर्धशुष्क नहीं, यहाँ शुष्क भी आएगा, इसलिए ये गलत है। इन्होंने डिटेल दिया प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहा जाता है। इसमें मृदा, जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। अतः कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं।
यह विधि शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है, अतः कथन 3 असत्य है। कथन 3 में जो विधि की बात की वो शुष्क और अर्धशुष्क दोनों के लिए है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, कृषि में शून्य जुताई आजकल बहुत चल रहा है चर्चा में, जीरो टिलेज, शून्य जुताई का के क्या लगभग है या है। पहला है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है, तो साहब बिल्कुल संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, बिल्कुल संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, बिल्कुल संभव है। तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। अब ये कार्बन पृथक्करण ये क्या चीज है, इसको समझो। हमारे जो हरे पौधे हैं ये श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन के साथ साथ ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करते हैं, अपने अंदर संग्रहित करते हैं। अब जब अगर हम फसल अवशेषों को जला देते थे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वापस पर्यावरण में चली जाती है। लेकिन उन फसल अवशेषों को अगर जलाने के बजाय हम मृदा में ही मिक्स कर दें, सड़गल के वो खाद बन जाएगी, तो जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड थी वो मृदा में आ जाएगी। तो वही चीज ये कहना चाह रहे हैं, कार्बन पृथक्करण। नीचे डिटेल दिया है, शून्य जुताई अर्थात खेती की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेषों को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है, इससे उर्वरक उपभोग में कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक होता रहता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। फर्टिगेशन, पहला है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव। अब देखो रॉक फॉस्फेट नहीं, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, यानी दूसरा नहीं। पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दुगनी मात्रा में ग्रहण हो जाता है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। फर्टिगेशन अर्थात जल में उर्वरकों को घोलकर सिंचाई करना। या फर्टिगेशन की विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है, इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति या पद्धतियों को परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है। फसल विधि रूपण, सिंबाधिक लेग्यूम यानी वो दाल वर्गीय पौधे, टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। तो इसमें नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसके सारे उत्तर सही हैं, यानी ऑप्शन डी। भारत में परितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिंबाधिक दलहनी फसलों की अधिकता प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। एम.एस. रंधावा, ऑप्शन डी। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन पहला ऑप्शन में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नहीं। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। नहीं, क्यों, ये 20 नीचे है और ये 15 ऊपर है, चेंज कर दिया इन्होंने। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। नहीं, उल्टा दे दिया इन्होंने, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का कवरेज ज्यादा है और शीत शुष्क का कम है। तो इसका एक भी सही नहीं, सारे गलत, यानी ऑप्शन बी।
भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में विभाजित किया। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का आच्छादन लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न 7, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। इकोलॉजिकल वाले कितने थे? 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में और 20 के साथ में क्या था? 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों, तो यहां देखो कृषि भी है और पारिस्थितिक भी है, दोनों कंबाइंड है, तो कितना था? 20। नेक्स्ट प्रश्न 9, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने डॉक्टर पी सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 60 लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। नेक्स्ट प्रश्न 10, कथन भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, कारण इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। इसका सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देख लेते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद, अभी तो शुष्क है इसलिए नहीं है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति का है, अतः कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 11, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं? पहले में दिया है कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, हमारे यहाँ बीज नीति है, ये गलत कह रहे हैं। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, इसमें भी सहभागिता है, ये भी गलत कह रहे हैं। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का सही विरोध कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। क्योंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, अतः कथन एक असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती हैं। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, अतः कथन 3 सत्य है। प्रश्न 12, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 17 नवंबर 1960, घोट के पी जाओ। पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय बहुत पूछा जाता है। देश में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया, वर्तमान में उत्तराखंड में है। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। 13वां प्रश्न, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब आप देखो यहाँ दिया है GBPAU पंतनगर,
इसका वर्तमान में सही नाम है GBPUAND गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न 14, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना 1960। प्रश्न 15, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रहित सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14%। ध्यान था, घरों में हम जो खाद्यान्न स्टोर करते हैं उसमें 14% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खाद्यान्न सड़ जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय लगभग 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। प्रश्न 16, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? इन्होंने बोला नेट बुआई क्षेत्र, वन क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। ये सारी चीजें अधिकतर बच्चों को याद नहीं रहती, लेकिन वन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में वन कितने प्रतिशत है। तो चारों ऑप्शन में देखो 33, 17, 29, 23। तो हमारे यहाँ लगभग 23% वन है। यहाँ से आप इस प्रश्न को पकड़ सकते हो। बाकी सारी चीजें याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.27%, वन 23.28% और अन्य क्षेत्र 31.45%। इस प्रकार सन्निकट विकल्प डी भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। 18-19 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.28, वन क्षेत्र 23.40 और अन्य क्षेत्र 31.32% है। नेक्स्ट प्रश्न 17, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो युग्म पैदावार है, अंतर फसली है, मिश्रित कृषि है, क्या क्या चीजें हैं पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है, विभिन्न मौसमों पर दो फसलें। कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना है। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना। इस रूप में विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? देखो मिश्रित खेती, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, शस्य मतलब फसल, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती में क्या था? कृषि प्लस पशुपालन, यानी ऑप्शन सी। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट प्रश्न 19, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, फिर से मिश्रित है देखो, तो इसमें खेती और पशुपालन, ऑप्शन सी। प्रश्न 20, समांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल, ऑप्शन ए धान प्लस आलू, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। समांतर का मतलब एक साथ पैरेलली चलना, अगल बगल। तो एक ही समय में धान आलू अलग अलग टाइम की फसल है, कपास गेहूं अलग अलग है, ज्वार आलू अलग अलग है। लेकिन गेहूं सरसों एक ही समय की फसल है, दोनों रबी की हैं, तो एक साथ हो भी सकती हैं। समांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही है। गेहूं तथा सरसों समांतर फसलों के उदाहरण हैं। आजकल जो खेती है, हरित क्रांति का पूरा प्रभाव है, मशीनों का भरपूर उपयोग है, मैनुअली काम कम हो रहा है, मशीनों से ज्यादा हो रहा है। और बचपन में हमने ये चीज देख रखी है कि गेहूं के खेत में चारों ओर सरसों बो दी जाती थी और कुछ सरसों गेहूं के खेत के बीच बीच भी डाल दी जाती थी, जिससे दोनों फसलें तैयार हो जाती थी, सरसों भी और गेहूं भी। लेकिन उसको मैनुअली हाथ से काट के निकालना पड़ता था, बहुत मेहनत का काम होता था। नेक्स्ट प्रश्न 21, निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक, यानी यहाँ जो है उसमें कम है। तो कम किस में था? ऑप्शन में देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम में जंगल ज्यादा था, वन ज्यादा है, तो यहाँ कृषि भूमि कम है।
सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर आधारित निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। तो हमारे यहाँ तो जनसंख्या ज्यादा है, खेत कम है, छोटे छोटे खेत हैं, तो ये डी ऑप्शन इसकी विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भूजोतों की अधिकता, बस यही चीज है हमारे यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न 23, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? ऑप्शन ए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि के कार्यों में लगा रहना। बी, जोत का छोटा आकार। सी, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसके सभी सही हैं, ऑप्शन डी। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता था, जबकि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। वर्ष 2020-21 में देश के जीबीए में इसकी हिस्सेदारी मात्र 20.2% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न 24, कथन कारण। कथन, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है, उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ए, जनसंख्या का दबाव। बी, प्रचंड बेरोजगारी। सी, सहकारी कृषि। डी, भूजोतों का आकार। तो इसमें सी सही है, सहकारी कृषि। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी और भूजोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। प्रश्न 26, भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार। तो जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में डिजर्ट एरिया है, जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, यानी यहाँ जोतों का आकार बड़ा होगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति में देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान, जबकि देश की क्रियाशील जोतों सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट प्रश्न 27, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो यहाँ जीविका चलाने के लिए खेती की जाती है, यानी ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट प्रश्न 28, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दोगुना हो गया। नहीं, इतनी ग्रोथ थोड़ी हुई है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भारत में है। भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन 15% नहीं है। भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। नहीं, गलत। यानी इसमें कथन एक ही सही है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा पर
आधारित ही है। प्रश्नकाल के दौरान यानी 2002 भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल 12.7% भाग को ही सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा था। शेष 83.9% भाग वर्षा द्वारा पोषित था। अतः कथन ए लगभग सही है। पिछले 2 दशकों में दालों की खेती को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय दालों की खेती के अंतर्गत जहां 246.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, वहीं 2004-5 में यह घटकर 227.6 लाख हेक्टेयर ही रह गया। अतः ये कहना कि कुल क्षेत्र में दालों का लाभ 2 गुना गलत है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29% भारत में किया जा रहा है, अर्थात सी भी गलत है। वर्ष 2021 में विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 28.9% भारत में किया जा रहा है, 28.6%। भारत में खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 23.7% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है, न कि 34%, यानी डी भी गलत है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 35.55% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न 29, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। तो रासायनिक उर्वरक हमारा कहाँ ज्यादा होगा? उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वर्ष 13-14 के आंकड़ों के आधार पर दिए गए राज्यों में सर्वाधिक उर्वरक उपभोक्ता 2 राज्यों की दृष्टि से क्रमशः उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2021 में शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बाद है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 30, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें थी? लोबिया में, सनई। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा, लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने, उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43%, ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 31, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देगा वो उपयुक्त है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किससे था? लोबिया से। नेक्स्ट 32, संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात। फसल की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, ठीक। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही, यानी सारी सही। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 33, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। केरल तट में, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ। इसका सही उत्तर है बी, तमिलनाडु तट। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों में से हमारे विकल्पों में सिर्फ दिया है तमिलनाडु का तट। नेक्स्ट प्रश्न 34, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भौम जल बीसीएम में इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में 27.23, मध्य प्रदेश में 35.23, उत्तर प्रदेश में 71.45, पश्चिम बंगाल में 23.61। नेक्स्ट प्रश्न 35, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी कृषि कहाँ थी? पंजाब में। इसका एक कारण ये भी है, पंजाब क्षेत्र से बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका चले गए। तो जो एक बार विदेश चले गए, वहां जाके काम किया, वो या तो इंडिया लौटे नहीं, लौटे तो लौटने के बाद उन्होंने स्वयं कृषि करने के बजाय अपनी खेती को ठेके पे देना ज्यादा उचित समझा। इस कारण से भी
पंजाब में ठेकेदारी कृषि ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 हरित खेती में सन्निहित है। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। भाई हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, यानी ऑप्शन सी। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न 37 भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। जलवायु परिवर्तन, नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। तो इसमें असत्य है ए जलवायु परिवर्तन। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा सरकार द्वारा वर्ष 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल हैं। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। अतः विकल्प ए की व्याख्या असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन है इसका बी। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उत्पन्न कराना। इसका डिटेल देख लेते हैं। बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि भी अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। क्वेश्चन 39 एगमार्क है। एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति? नहीं। कृषकों की एक सहकारी समिति? नहीं। अंडों की एक विनियमित मंडी? नहीं। गुणवत्ता गारंटी की मोहर? बिल्कुल सही। और ये कैसे मिलता है? कृषि और कृषि उत्पादों को। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है, यानी एक स्टैंडर्ड है। अब आप ये चीज मुझे बताओ कि एगमार्क का लोगो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 40 भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सीमांत कृषि भूमि जोत यह है 1 हेक्टेयर से कम। कृषि गणना 1516 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत का मतलब है 10 हेक्टेयर से अधिक। तो हमारे यहाँ अधिकांश किसान इस सीमा के अंतर्गत आते हैं, 1 हेक्टेयर से कम में, तो वो हो गए सीमांत कृषि जोत वाले। नेक्स्ट प्रश्न 41 भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, स्थानीय एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल अपवर्तनों को अपनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 4 और 5, यानी 1 गलत है और 3 गलत है, बाकी सब सही है। इनका डिस्कशन देख लेते हैं। संरक्षण कृषि
वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अति न्यूनकर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलन व समुचित उपयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम होता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कहीं पूछी जा सकती है। 30% फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधी कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है। नेक्स्ट प्रश्न 42, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में सभी। तो इसके सभी सही हैं। फसल उत्पादकता ही तो हमें बढ़ानी है। सिंचाई भी बहुत जरूरी है, गुणवत्ता युक्त बीज भी जरूरी है, कीटनाशक भी डालना है हमने, उर्वरकों का प्रयोग भी करना है। यानी दिए गए विकल्पों में सभी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 43, कृषि जनगणना 1516 के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? पहला है लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% हैं, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। सही बात। दूसरा है राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तीसरा है राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके तीनों सही हैं। कृषि जनगणना 1516 के अनुसार लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। राज्यवार कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्यवार किसानों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।